हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज, आज की जो वीडियो है ना ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, उनके लिए जो लोग नॉर्सेट के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि गाइज अभी आपको पता है 2025 में नॉर्सेट 8 होने वाला है। ठीक है, एम्स नॉर्सेट 8 होने वाला है 2025 में अप्रैल में। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे जो डाउट्स थे लाइक एज लिमिट से रिलेटेड कि क्या एज लिमिट्स रखी गई हैं अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए, क्या सिलेबस रहने वाले हैं और क्या इसकी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं अभी एक एक करके। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली इज लाइकली टू रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इन मार्च 2025। ठीक है, तो ऑब्वियसली गाइज मार्च 2025 में नोटिफिकेशन के साथ एप्लीकेशन फॉर्म आपकी रिलीज़ कर दी जाएगी और आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर दोगे मार्च से। ठीक है, मार्च 2025 में एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे अप्रैल 12 अप्रैल को। ठीक है, ये डेट को मार्क करके रख लीजिएगा, 12 अप्रैल को आपका एग्जाम है नॉर्सेट 8 का प्रीलिम्स। ठीक है, प्री गाइज जहाँ भी आप पढ़ते हो ना वहाँ पे एक पेपर पे मार्क करके 12 अप्रैल और लगा लेना, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो 12 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है और मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया जाएगा। फॉलोइंग दिस द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल 4 वीक्स फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि बिल्कुल 4 हफ्ते तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगी आपके साइट्स पे, यानी 1 महीना लगभग आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाली है। ठीक है, और फिर आपको उसको भरना पड़ेगा 1 महीना के अंदर में। Aspiring candidates should stay informed about these updates to confirm that they meet the AIMS NORCET eligibility criteria before applying for the exam set of April 12, 2025। तो जैसा कि मैंने बताया गाइज 12 अप्रैल को जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे पहले आपको अपनी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सारी चीज़ें पता होना चाहिए, तभी आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या चीज़ें दे रखी गई हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता है गाइस कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसकी ऑर्गेनाइज करता है नॉर्सेट 8 को। एग्जाम का नाम है नॉर्सेट 8। अब बात आता है ना कि गाइस कि साल में कितनी बार आप दे सकते हो, तो ऑब्वियसली ट्वाइस इन ईयर, यानी कि एक साल में आप इसकी एग्जाम 2 बार दे सकते हो। ठीक है, यानी कि 2025 में 2 एग्जाम होने वाले हैं नॉर्सेट के। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा, पहला आपका नॉर्सेट 8 अप्रैल में होने वाला है और दूसरा होने वाला है आपका नॉर्सेट 9। ठीक है, नॉर्सेट 8 और नॉर्सेट 9 दोनों आपके 2025 में होने वाले हैं। ये नॉर्सेट 9 आपका सितंबर के मंथ में हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज नॉर्सेट 8 और नॉर्सेट 9 आपको पता है कि साल में 2 बार होने वाले हैं 2025 में, यानी कि यह हर साल में 2 बार होता है। ठीक है, और एग्जाम्स के भी 2 स्टेजेज हैं, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस के फॉर्म में आपका एग्जाम होता है। ठीक है, 2 स्टेजेज में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहले आपका प्री होगा नॉर्सेट 8 में, उसके बाद मेंस होगा, फिर नॉर्सेट 9 में भी पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नोटिफिकेशन डेट की। तो ऑब्वियसली मैंने डिस्कस कर दिया इसको कि मार्च 2025 में आपको नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म ये टू बी डिक्लेयर, यह तुरंत ही रिलीज होगा 2025 के मार्च में आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन, यानी कि बिल्कुल आप इसे ऑनलाइन फॉर्म में भर सकते हैं। अब आता है ना गाइस कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, जीएनएम वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये जानने के लिए कि कौन भर सकता है, क्या इसको हटा दिया गया है जो एक्सपीरियंस मांगा गया था उसको, या फिर एक्सपीरियंस के साथ में कुछ और चीज़ें की भी ज़रूरत है क्या जीएनएम वालों को। ठीक है, तो सारी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देख लीजिएगा एम्स नॉर्सेट 8 की जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, बीएससी ऑनर्स होने चाहिए नर्सिंग में, या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। यदि आपने बीएससी ऑनर्स कर रखा है या फिर बीएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर बीएससी या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आप एलिजिबल हो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। देख लीजिएगा रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफरी विद स्टेट और आईएनसी, यानी कि यदि आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एप्लीकेशन है तो आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर जाओगे। और यहाँ पे ना दो चीज़ों को, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम होती है। लोगों को लगता है कि हमारा स्टेट नर्सिंग काउंसिल से है तो हम एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते जब तक कि हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा गाइस, यदि आपकी कॉलेज रजिस्टर्ड है स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में तो आप एग्जाम दे सकते हो, किसी एक में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल मस्ट है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपका स्टेट नहीं होगा तब तक आईएनसी होगा ही नहीं। ठीक है, तो स्टेट तो होना ही चाहिए, और जिनका स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी एप्लीकेशन है बट इंडियन नर्सिंग काउंसिल से नहीं है तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, चलिए ये डाउट भी क्लियर हो गया। और जीएनएम और डिप्लोमा, यदि आपने जीएनएम डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन जीएनएम वालों के लिए कंडीशन है ना, ये कंडीशन क्या है ये अच्छे से समझ लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये कंडीशंस दे रखी गई हैं गाइज, रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफरी विथ 2 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है कि आपको 2 साल जीएनएम के बाद 2 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस हो
तो आप एलिजिबल हो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। या फिर आप यदि जीएनएम किए हो तो आप 2 साल में पोस्ट बेसिक कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोगों की डाउट्स क्लियर हो गई होगी एलिजिबिलिटी वाली, ठीक है। अब आगे आता है एज लिमिट। तो गाइज एज लिमिट 18 से 30 ईयर है, बट इसको ना बढ़ा के बता दें आपको 18 से 30 ईयर जनरल वालों के लिए, ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स। बट 35 यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 35 है ना, ये यदि आप एससी में आते हो, एसटी में आते हो, तो उसको इंक्रीज करके 5 ईयर्स दिया गया है। हम आगे अब एज लिमिट्स अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए भी डिस्कस करने वाले हैं कि जनरल के लिए क्या रखा गया है, ओबीसी के क्या रखा गया है, एससी एसटी को क्या रखा गया है, पीडब्ल्यूबीडी को क्या रखा गया है। तो सारी चीज़ों को अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे नॉर्मल एज लिमिट्स अभी मैंने बता दिया कि 18 से 30 जनरल है ये, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के। ऑफिशियल वेबसाइट ऑब्वियसली ये होने वाला है एम्स, देख लीजिएगा amsexams.ac.in। इसी वेबसाइट पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे नॉट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025 इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लीजिएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन अनाउंस्ड मार्च 2025, यानी कि मार्च में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म डेट की बात करें तो देख लीजिए टू बी नोटिफाइड है, फॉर्म का डेट नहीं पता है, बट देख लीजिएगा यहाँ पे एग्जाम का डेट पता है। एग्जाम का डेट 12 अप्रैल, ये पहले से ही अनाउंस हो चुका है कि एग्जाम का डेट किस दिन आएगा और आपका रिजल्ट किस दिन आएगा, ठीक है। प्रीलिम्स का डेट है ये गाइस, ठीक है, मेंस का डेट नहीं है, प्रीलिम्स का डेट है। प्रीलिम्स का क्या डेट है, तो 12 अप्रैल को नॉट सेट 8 का आपका एग्जाम होने वाला है प्री 12 अप्रैल को, और वहीं आपकी प्रीलिम्स की जो रिजल्ट होगी वो 30 अप्रैल को पब्लिश कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आपको एग्जाम डेट और आपके रिजल्ट्स पता चल गया किस दिन आने वाला है। अब आगे बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की क्या यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। देख लीजिएगा बीएससी नर्सिंग डिग्री होना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। चलिए यदि आप जीएनएम है तो उनके लिए भी हमने क्राइटेरिया डिस्कस कर दिया है कि आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास जीएनएम भी है तो वो भी आईएनसी से या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एप्लीकेशन वो आपकी भी होनी चाहिए। उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है। दूसरी चीज़ सिटीजनशिप की बात करें तो गाइज मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे एज लिमिट्स की। देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, टू एलिजिबल फॉर द एम्स नॉट सेटेड नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम कैंडिडेट मस्ट बी सेटिस्फाई सर्टन एज क्राइटेरिया। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 18 ईयर्स, यानी कि मिनिमम एज 18 ईयर्स रखा गया है एंड द मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 ईयर्स, ठीक है। 18 ईयर मिनिमम है, 30 ईयर्स मैक्सिमम है। हाई वर एप्लीकेंट्स फॉर NITRD न्यू दिल्ली कैन बी अप टू 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। यानी कि रिजर्वेशन के साथ में आप इसको 35 साल तक एप्लीकेशन फॉर्म अपनी भर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट क्या रखा गया है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे SC ST कैटेगरी, ठीक है। गाइस जो ऊपर 30 साल आपने देखा था ना वो सिर्फ जनरल वालों के लिए है, ठीक है। तो जनरल वालों को 30 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगा। वहीं यदि बात कर लेते हैं हम 1 नंबर में, देख लीजिएगा यहाँ पे ये SC ST कैटेगरी के यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसका मतलब ये है गाइस कि आप 35 साल तक आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 साल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, यानी कि 30 + 3 यानी कि 33 साल तक, ठीक है, 33 ईयर्स तक आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। वहीं बात करते हैं यदि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की, जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बात करें तो उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 साल का एक्सपीरियंस किनको है, पीडब्ल्यूबीडी यानी कि हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स को। वहीं बात कर लें कि यदि आप पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं और यदि आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है गाइस, ठीक है, 13 ईयर्स। वहीं यदि आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं और SC ST कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हैंडीकैप्ड हैं और SC ST कैटेगरी में आते हैं, तो 15 ईयर्स का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 45 ईयर्स तक आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो एम्स में। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एक सर्विसमैन वालों को, कि एक सर्विसमैन यदि आप हैं तो आपको 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि आप 35 ईयर्स तक अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिविलियन एम्प्लॉई है ना उनके लिए, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविलियन एम्प्लॉई हैं उनके लिए ये है पहला सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है।
यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हो और ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो देख लीजिएगा यहाँ पे 8 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। वहीं यदि बात कर ले 3 नंबर में देख लीजिएगा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हो और SC/ST कैटेगरी में आप आते हो तो 10 साल का, यानी कि आप 40 साल तक अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो एम्स में, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो नॉर्सेट के लिए मस्ट हैं, आपके पास होनी चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स, जिसमें पहला आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यदि आपके पास आधार कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो आपके पास कोई एक होना चाहिए। फोटोग्राफ्स की बात करें तो आपके पास स्कैन साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए, यानी कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर आपके हो जाने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, यदि आप कास्ट भर रहे हो एज लिमिट के लिए तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना मस्ट है गाइस। कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा और अपडेटेड फॉर्म में होना चाहिए वो, ठीक है, यानी कि 1 साल के अंदर का। चलिए आगे बात कर लेते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की। प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी, यानी कि आप BSc नर्सिंग किए हो उसकी सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक है उनकी सर्टिफिकेट, GNM है उनकी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये होनी चाहिए आपके पास। आगे हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ प्रूफ की। तो इसके लिए देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि मोस्टली इसमें जो 10th की जो सर्टिफिकेट होती है उसको यूज़ किया जाता है डेट ऑफ प्रूफ के लिए, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गाइज, GNM वालों को जो एक्सपीरियंस देना है तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है, मस्ट है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये किनको जरूरी है गाइज, रिक्वायर्ड इफ करंट एम्प्लॉय इन अ रेगुलर जॉब, यदि आप किसी जॉब में हैं, यदि आप रिटायर्ड भी हो गए हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई जॉब कर रहे हैं और उसको छोड़ के आप एम्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे यदि आप ज्वाइनिंग से पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को डालना होता है, ठीक है। तो गाइज यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे आपको एक एक जानकारी ऐसे ही प्रोवाइड की जाए, ठीक है। गाइज इस चैनल के माध्यम से सारी इंडिया के किसी भी कोने में कोई भी रिक्रूटमेंट आता है ना नर्सिंग से रिलेटेड, तो वो पोस्ट कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। गाइज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।